हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल हॉलो पार्ट्स बनाने के लिए करते हैं। अगर बात करें कि सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुई थी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की, तो ईयर 1809 में सबसे पहला सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग किया गया था, वो ईयर 1809 में इंग्लैंड में किया गया था। ये देख सकते हैं हम लोग, डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। तो इसमें ये हमारा मेटालिक सिलेंडर होता है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा मेटालिक मोल्ड होता है। मेटालिक मोल्ड ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है हमारा मेटालिक मोल्ड। ये हमारा मोल्टेन मेटल यहां से आ रहा होता है। मोल्टेन मेटल मोटर की सहायता से हम लोग, ये मोटर है, ये रोलर्स लगे हुए हैं यहां, रोलर्स, बॉटम रोलर्स हैं और ये टॉप रोलर्स हैं। जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं, रोलर्स की सहायता से ये जो हमारा सिलिंड्रिकल मेटालिक मोल्ड है, ये भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही इसमें रोटेशन स्टार्ट होता है, वैसे ही जिस पर्टिकुलर मेटल का हमको कास्टिंग बनाना है, सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल हॉलो कास्टिंग बनाना है, उस मोल्टेन मेटल को हम लोग यहां से पोर करते हैं और हमारा मोल्टेन मेटल लैडल की सहायता से, ये लैडल है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं लैडल। लैडल की हेल्प से मोल्टेन मेटल हमारा मोल्ड कैविटी में आता है। ये पूरे सिलिंड्रिकल शेप में आता है यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें, हम लोग ये जो इनर सिलेंडर वॉल है, इसमें हम लोग सिरेमिक स्लरी लगाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिरेमिक स्लरी यूज करते हैं इसके इनर वॉल पे। सिरेमिक स्लरी इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो मेटल, जो मोल्ड है हमारा, ये भी मेटालिक है और जो मेटल आ रहा है वो भी मेटालिक फेरस कैरेक्टरिस्टिक का है। तो क्या होता है कि दोनों वेल्ड ना हो जाए या दोनों स्टिक ना हो जाए एक दूसरे के साथ, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सिरेमिक स्लरी का इस्तेमाल करते हैं। सिरेमिक स्लरी जब हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बेक भी करते हैं, इसको ड्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग मोल्टेन मेटल को यहाँ पे पोर करते हैं। अब जैसे ही हमारा मोल्टेन मेटल आता है, तो जो हाई डेंसिटी मोल्टेन मेटल होता है वो कॉर्नर्स पे पहुंचता है, वो हमारे सिलेंडर के कॉर्नर्स पे आता है, यहां कॉर्नर्स पे सिलेंडर के सरफेस पे आता है। और जो लो डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर पे आ जाते हैं। जो लो डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर पे आ जाते हैं। उसके बाद जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके बाद हम लोग मोटर को स्टॉप कर देते हैं और कास्टिंग को निकाल लेते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 से 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सिरेमिक स्लरी पुट करते हैं इनर वॉल्स पे। सिलेंडर के जो हमारा मेटालिक मोल्ड है उसके इनर वॉल्स पे सिरेमिक की स्लरी को हम लोग लगाते हैं। उसके बाद आरपीएम हम लोग देख लेते हैं कि कितने आरपीएम पे हमारा मोटर इस मेटालिक मोल्ड को रोटेट करेगा। लगभग जो आरपीएम होता है वो लगभग 300 से लेकर के 3000 आरपीएम तक होता है। इतने आरपीएम से हम इस मेटालिक मोल्ड को रोटेट कराते हैं। उसके बाद जैसे ही रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर कर देते हैं। मोल्टेन मेटल हमारा इस सिलेंडर में आता है और सिलेंडर के आउटर वॉल्स, इनर वॉल्स पे, ये इनर वॉल्स है सिलेंडर का, उस पे हाई डेंसिटी जो मेटल होता है वो यहाँ पर आकर के रोटेट करने लगता है। लो डेंसिटी जो भी स्लैग है, इंप्यूरिटीज है, वो सेंटर पे आ जाती हैं। उसके बाद जैसे ही सॉलिडिफिकेशन हो जाता है इसका, उसके बाद हम लोग मोटर को स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अपने मोल्टेन मेटल, जो हमारा कास्टिंग प्रिपेयर हुआ है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी
फिनिशिंग करते हैं। बीच में जो इम्प्योरिटी होती है उसको भी हम लोग मशीनिंग के द्वारा, ग्राइंडिंग के द्वारा निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, चलिए देखते हैं एडवांटेजेस। एप्लीकेशन में पहला तो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कि सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल हॉलो कास्टिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है कि ये काफी फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद अगर बात करें तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स ये प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये मेटालिक मोल्ड है। अगर हम सैंड मोल्ड की बात करें तो सैंड मोल्ड में हम एक कास्टिंग प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसको ब्रेक कर देते हैं, लेकिन ये मेटालिक मोल्ड होने के कारण इसमें हम बहुत सारे पार्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लगभग 500 to 1000 पार्ट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कई बार हम लोग सैंड मोल्ड कास्टिंग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमको कोई कैविटी चाहिए या हमको हॉलो शेप चाहिए तो उसके लिए हम लोग कोर प्लेस करते हैं। यहाँ पे कोर प्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सॉलिडिफिकेशन हो रहा है वो इनर सरफेस पे हो रहा है, और जो एक्सिस सिमेट्रिक या जो सेंट्रल लाइन है वहां पे केवल इम्प्योरिटीज आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें कोई भी गेटिंग डिजाइन सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम लोग पोरिंग बेसिन यूज करते थे, स्प्रू यूज करते थे, रनर यूज करते थे मोल्टेन मेटल को पोर करने के लिए मोल्ड कैविटी में। यहाँ पे किसी भी गेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी गेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम इज बीइंग एलिमिनेटेड हियर। उसके बाद जो भी लाइट इंप्योरिटीज रहती हैं वो सेंटर में आ जाती हैं, उसको हम लोग बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। फाइनली जो स्क्रैप इसमें मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, ये भी एक एडवांटेज है। जो क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग जब हम फाइनली करते हैं उसे हम लोग फिटलिंग प्रोसेस बोलते हैं, तो उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफी कम होता है। तो ये सारे एडवांटेज थे। अब चलिए डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं या लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसमें? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हमें अगर एक्सिस सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स चाहिए तो वही केवल मिल सकता है, उसके अलावा और कोई कंपोनेंट हमको नहीं मिल सकता है। उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो इनर शेप रहेगा, इनर पोर्शन रहेगा, उसकी मशीनिंग रिक्वायर्ड है यहाँ पे, क्योंकि इनर शेप में पूरा स्लैग पार्टिकल इंप्यूरिटीज आई होती हैं, तो इनर सरफेस को क्लीन करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, मशीनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो तीसरा इसका लिमिटेशन है, ये काफी कॉस्टली प्रोसेस होता है, क्योंकि हम लोग मेटालिक मोल्ड बनाते हैं तो वो पूरा मेटल का बनता है, उसके बाद मोटर का इंस्टॉलेशन, रोलर्स का इंस्टॉलेशन, तो ये काफी कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद इसमें स्किल्ड लेबर्स की आवश्यकता होती है, अगर कोई अनस्किल्ड व्यक्ति है तो उससे हम लोग ये नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो जो इंटरनल शेप्स आते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, और इसमें जो लीड टाइम होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हो गए। चलिए अब एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कि कहां पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में बात करें तो सबसे पहले जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि सिमेट्रिकल, SYMMETRICL, सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल हॉलो कास्टिंग्स और पार्ट्स कैन बी मेड। एप्लीकेशन में सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल हॉलो कास्टिंग पार्ट्स हम लोग बना सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पाइप्स बना सकते हैं, पाइप्स, बुशिंग्स, नोजल भी हम लोग इससे बना सकते हैं। उसके बाद जो एक इंटरनल कंबशन इंजन में जैसे हमारा सिलेंडर होता है, ये तो इंटरनल कंबशन इंजन में ये मान लीजिए हमारा सिलेंडर है। अब इसी सिलेंडर में हमारा पिस्टन मूव करता है, ये मान लीजिए हमारा पिस्टन है जो कि इस इंटरनल कंबशन इंजन के सिलेंडर में रिसिप्रोकेट करता है। तो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल लाइनिंग
होती है, लाइनर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये लाइनर को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लाइनर्स बनाने के लिए। तो उसे हम लोग लिख सकते हैं लाइनर्स फॉर आईसी इंजन्स, लाइनर्स फॉर आईसी इंजन्स। आईसी मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से मटेरियल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो एप्लीकेशंस में अगर मटेरियल्स की बात करें हम, तो इसमें नॉर्मली हम लोग एलॉय स्टील यूज कर सकते हैं, कार्बन स्टील यूज कर सकते हैं, कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं। तो एलॉय स्टील, उसके बाद हम लोग इसमें कार्बन स्टील भी यूज कर सकते हैं, कार्बन स्टील, देन कास्ट आयरन, उसके बाद स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, बहुत सारे हैं। स्टेनलेस स्टील डबल एस लिख दे रहा हूं, स्टेनलेस स्टील, Cu फॉर कॉपर, Ni फॉर निकल, एल्यूमिनियम, ये सारे मटेरियल्स हम लोग इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं, ये एप्लीकेशंस में आता है। उसके बाद अगर बात करें कि साइज क्या होगा, कोई भी कास्टिंग जो हम इसमें प्रिपेयर करेंगे उसका साइज क्या होगा, डायमीटर, मान लीजिए अगर हम डाया की बात करते हैं, ये डायमीटर हो गया, ये मान लीजिए हमारे कास्टिंग का ये डाया हो गया। तो डाया कितना वेरी कर सकता है, तो डाया नॉर्मली 0.25 से 3 मीटर तक वेरी करता है। जो भी हमारी कास्टिंग प्रिपेयर होती है उसका डायमीटर लगभग 0.25 से लेकर 3 मीटर्स तक, 3 मीटर्स तक वेरी करता है, 3 मीटर तक वेरी करता है। उसके बाद अगर लेंथ की बात करें कि लेंथ कितना हो सकता है, ये देख लीजिए, ये लेंथ है। अगर लेंथ की बात करें तो कितना लंबा हम लोग अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो डायमीटर 0.25 से 3 मीटर। अगर लेंथ की बात करें तो लगभग 15 मीटर तक हम लोग लेंथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेंथ की बात करें तो लगभग 15 मीटर्स, 15 मीटर्स। और अगर वेट की बात करें कि कितना वेट हो सकता है, तो अप टू 5 टन्स। अगर वेट की बात करते हैं तो अप टू 5 टन्स। वेट की बात करें तो अप टू 5 टन्स मीन्स 5000 किलोग्राम्स। इसको हम लिख सकते हैं अप टू 5 टन्स, दैट मीन्स 5000 किलोग्राम। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, ये एप्लीकेशंस हो गए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें, जिसे हम ग्रेविटी फैक्टर कहते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे ये आता है हमारा मोल्टेन मेटल, तो हमारा जो मेटालिक मोल्ड है ये रोटेट करता है। तो रोटेट करता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें एक्ट करता है, जिसके कारण जो भी हैवियर मटेरियल है वो इनर सरफेस पे चला जाता है और लाइटर मटेरियल एक्सिस पे आ जाता है, सेंटर पे आ जाता है। तो यहाँ पे एक ग्रेविटी फैक्टर टर्म आता है, जिसे हम देख सकते हैं, ग्रेविटी फैक्टर, जिसे हम ग्रेविटी फैक्टर कहते हैं। ये रेशियो होता है हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और ग्रेविटी फोर्स का, Fc/Fg, जिसमें अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, mR², और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें हम लोग तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। mm कैंसिल हो जाता है। इसमें रेडियस और आरपीएम का हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।